सभी साथियों को नमस्कार। दो तीन टॉपिक पहले लिए थे, उन्हीं को देखते हुए आज एक नया टॉपिक लिया गया है, चोरी। जो आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में लगातार यहाँ समाचार पत्रों में देखा होगा, हर कहीं पे चोरी होती है, घर परिवार में हो जाती है, किसी समाज में हर कहीं आपको सुनने को मिलता है कि चोरी हो गई। तो चोरी लगभग आपने यहाँ हमने सबने सुन रखा है, लेकिन जानते नहीं कि किस चीज को कहाँ पर किसी चीज को चोरी करना कहा जाएगा। कि पूरी तरह से अच्छा नहीं, किसी काम को ऐसे समझो किसी ने किसी का कुछ उठा लिया और उसे पता होगा कि उसने मेरा सामान उठा लिया, तो हम उसको भी चोरी कह देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि चोरी होती क्या है, इसकी सजा कितनी होती है और कितने प्रकार की चोरी होती है। घर में चोरी करने पर कितनी सजा होती है, किसी नौकर के द्वारा मालिक के पास में अगर चोरी करने पर कितनी सजा होती है, तो किसे चोरी कहा जाएगा या किसे चोरी नहीं कहा जाएगा। तो चोरी है, चोरी का प्रावधान कानून में भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 378 के अंतर्गत दी गई है, जो अध्याय 17 के अंतर्गत आती है भारतीय दंड संहिता की। धारा 378 चोरी की परिभाषा के बारे में दी गई है कि चोरी किसे कहा जाएगा। तो चोरी ऐसे ही समझो कि सामान्य रूप से समझा जाए कि अगर मेरे पास में ये पेन है, अगर कोई उठा के ले जाए तो इसे चोरी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। इससे संबंध में 5 जो मुख्य घटक हैं चोरी के, तो 5 घटक हैं। अगर वो पांचों उपस्थित हैं उस काम को करने में, तो ही चोरी कहा जाएगा। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि ऐसे समझो ये पेन है और किसी ने उठा लिया, तो पहला ये होना चाहिए कि बेईमानी के इरादे से उठाया हो। चोरी करना उसको मतलब कि छिपाने के लिए, मेरे को पता ही नहीं है और उसने उठा लिया, और वो चोरने के मकसद से, अपने उपयोग करने के मकसद से उसने उठाया हो। उसका उद्देश्य जो दिमाग में है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि ये वस्तु मेरे पास रहेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो पहला आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए? बेईमानी का इरादा, कि उसके मन में ये होना चाहिए कि उसे पता नहीं चलेगा और ये वस्तु मेरे पास में, तो बेईमानी का इरादा होना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसी कोई वस्तु चल वस्तु होनी चाहिए। अचल संपत्ति की कभी चोरी नहीं होती है, चल संपत्ति की चोरी होती है। चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति वह होती है जिस संपत्ति को एक स्थान से ले जाके दूसरे स्थान पर रखा जा सके, या एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। ऐसे ही समझो, इस पेन को मैं उठा के दूसरे हाथ में रख देता हूं, तो ऐसी संपत्ति को क्या कहेंगे? चल संपत्ति। और अचल संपत्ति कौन सी होती है? अचल संपत्ति जैसे कि ऐसे समझो कि जमीन है, एक जमीन को हिस्से को दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, तो ऐसी संपत्ति को अचल संपत्ति कहेंगे, जिसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं किया जा सकता। अचल और चल मतलब कि जो चलती है वो चल संपत्ति, चल सकती है, और जो अचल है मतलब कि चल ही नहीं सकती, उसे किसी प्रकार से ले जाया ही नहीं जा सकता, तो ऐसी संपत्ति को क्या बोलेंगे? अचल संपत्ति। तो चोरी के लिए किस प्रकार की संपत्ति होना जरूरी है? अचल संपत्ति। तो चोरी सिर्फ अचल संपत्ति की हो सकती है। तो 2 चीजें हाँ मैंने बताई हैं। पहली कि बेईमानी का उद्देश्य होना चाहिए, उसका इरादा होना चाहिए कि ये जो वस्तु है मैं इससे बिना बताए और अपने उपयोग के लिए, इसे पता भी नहीं है और मैं इसको कुछ भी उपयोग करूँ, बेचूं, तोड़ूं या अन्य कोई उपयोग कर सकता हूँ, तो ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी अचल संपत्ति होनी चाहिए। और तीसरा जो तत्व है वो होता है कि बिना सहमति के। अगर ये पेन है मेरा, अगर किसी को चाहिए होगा, अगर वो तो मांग के ले लेगा, तो मेरी सहमति हो गई उसमें कि हाँ ठीक है, मुझे पता है ये वस्तु मेरी है, इसका मैं स्वामी हूँ, तो मुझे पता है कि इसको देना है या नहीं। अगर मैं हाँ कर देता हूँ तो मेरी सहमति मान ली जाती है। तो इसमें चोरी करना, अगर वो वस्तु ले लेता है तो तीसरा तत्व फुलफिल नहीं होता है। तो तीसरे तत्व के लिए सहमति बिना सहमति होना चाहिए, कि उसे पता ही नहीं हो। जैसे कि कोई पास में खड़ा है, अगर उससे पर्स है, अगर पूछ के लिया जाता है कि आपका पर्स है, मुझे कुछ काम के लिए चाहिए,
तो वो चोरी नहीं होगी। अगर उसे पता ही नहीं है, आपने जेब में से अगर उसके निकाल लिया है तो चोरी होगी। तो पहली चीज हो गई बेईमानी का इरादा, दूसरी चीज हो गई कि चल संपत्ति होनी चाहिए, तीसरी चीज हो गई बिना सहमति के, और चौथी कौन सी चीज है अगर आपको पता हो तो ऐसी सहमति के बिना लिया जाना चाहिए। तीसरी चीज उसके कब्जे में से लिया जाना चाहिए, कि उसका कब्जा होना चाहिए, जिसकी वो संपत्ति है उसका कब्जा होना चाहिए, उसी की वह वस्तु होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तीसरे की वस्तु है और कोई दूसरा ही उसकी सहमति दे रहा है और उसका इरादा भी है कि, तो उसका मालिक होना चाहिए। सीधी सी बात है, किसी के कब्जे में होगी। अगर ये पेन मेरा है तो सहमति भी मेरी होगी, ऐसा नहीं कि सहमति और कोई दे रहा है। तो चौथी चीज ये होनी चाहिए कि जिसकी वस्तु है उसके कब्जे में से वस्तु लेनी चाहिए उसकी सहमति से। बिना सहमति लिए तो चोरी हो जाएगी। और पांचवी चीज वो होती है कि मतलब कि संपत्ति को ले जाना। तब तक अगर आप उठाते नहीं हो किसी भी वस्तु को, अगर ये चार चीजें हैं, ये आपके माइंड में प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि आपने इरादा है कि ये पेन छोड़ने का। दूसरी चीज आपकी मतलब कि उसने सहमति भी दे दी, और मतलब कि उसने सहमति नहीं दी, तो दो चीज ये मन में ही हो गई। तीसरी चीज अचल संपत्ति आपको पता है, और चौथी चीज कि उसके कब्जे में है, आपको पता है कि इसके पास है, उसी के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत है वो वस्तु। तो ये चार चीज हैं। ये चार चीज तो एक दिमाग के मानसिक रूप से ही काम करती हैं, लेकिन जो चौथी चीज है वो फिजिकल रूप से, बाहरी रूप से आपको करनी पड़ती है। तो वो करते आपको उठ के जाना पड़ेगा या उस वस्तु को उठाना पड़ेगा, तभी पांचवी चीज हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है। उसके लिए आपको उस वस्तु को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाना चाहिए। आप ऐसे हो सकता है कि आप ही उठाओ, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे को आदेश देके अगर आप उठवाते हो सामान तो भी वो चोरी होगा, और आपके ऊपर ही आरोप लगाया जाएगा कि आपने चोरी की है या करवाई है या की है। एक में ही आ जाता है। उसकी जो सजा उसने की है और जो करवाई है, दोनों का दंड समान ही होता है। तो चोरी के 5 मुख्य घटक हैं जो आपने समझ लिया। और धारा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में 378 में चोरी का प्रावधान दिया गया है। तो इसकी सजा है, अगली ही धारा में इसकी सजा दी गई है, जो इसकी सजा है 379 में। 370 में सजा दी गई है जो 3 साल तक की हो सकती है। कोई भी अगर चोरी करता है तो सामान्य चोरी के लिए 3 साल की हो सकती है। कोई मूल्यवान संपत्ति है, ऐसे ही समझो बैंक में आपने अगर चोरी कर ली है, अगर आप गए बिना किसी हथियार के पैसे उठा लिए, तो आपको 3 साल तक की कम से कम सजा हो सकती है इसमें। और दूसरी चोरी कितने प्रकार की हो सकती है, जैसे कि मैंने किसी के पास में वस्तु है ले ली, एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार हो गया किसी के घर में चोरी करना। तो घर में चोरी करना चोरी का दूसरा प्रकार हो गया। ये दूसरा प्रकार है, उसकी सजा भी ज्यादा है। उसकी सजा है 7 साल तक। 7 साल अगर किसी के घर में हम चोरी करते हैं तो 7 साल की सजा है। और अगर सामान्य रूप से कहीं पर भी घर के अलावा अगर चोरी की जाती है तो उसकी 3 साल तक की सजा है। तो सजाओं में अंतर आ जाता है जगह के अनुसार। और जो तीसरा प्रकार होता है वो है कि नौकर या लिपिक द्वारा, ऐसे समझो आपका कोई स्टाफ है, आप कोई कंपनी चलाते हो, आपके स्टाफ के किसी मेंबर ने आपके कंपनी में से किसी सामान की चोरी कर ली है, तो उसकी क्या सजा होगी? उसकी सजा भी 7 साल ही होगी। तो 7 साल की पूरी सजा दी गई है। जैसे कि हम अगर अगले अध्याय में अगर आते हैं तो ये 382 है जो चोरी का चौथा प्रकार है। तो इसमें क्या है? इसमें कम से कम 10 साल की सजा है। इसमें अगर चोरी करते समय आपने अगर किसी की मृत्यु कारित कर दी, किसी को मार डाला, अगर आपने चोरी करने गए थे, किसी ने आपको रोका चोरी करने से और आपने उस टाइम पे उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो उसकी सजा क्या होगी? उसकी सजा होगी 10 साल तक। 10 साल कौन सी?
चोरी करने में मृत्यु की गई है, उसके अलावा उस चोरी की हो गई वो तो, और वो जो मर्डर किया है उसकी सजा के अंतर्गत आ जाती है। और या आपने मारपीट कर ली, उसके हाथ तोड़ दिए या गंभीर चोट दे दी, ऐसी चोट दे दी कि वो बिल्कुल ही एक तरह से हाफ मर्डर की श्रेणी में आ जाता है। हाफ मर्डर जैसा नहीं होता, लेकिन हत्या का प्रयास कर दिया आपने, तो ऐसी चोरी के लिए 10 साल तक की सजा है। इसमें प्रमुख जो केस है, अगर एक जो केस है जो चर्चित है और हमारे को पता भी ऐसे रहता है कि ये काम चोरी होगा या नहीं, ऐसे इस काम को अगर चोरी जांच करने के लिए जो 5 तत्व मुख्य बताए मैंने, चोरी की परिभाषा को संगठित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए और समझाने के लिए, किसी भी चीज को चोरी साबित करने के लिए वो 5 तत्व आपको याद होने चाहिए। साथ में आप पूरी एप्लीकेबल देखना चाहिए कि उस कृत्य में ये 5 तत्व पाए जाते हैं या नहीं। अगर पाए जाते हैं तो उसे चोरी कहा जाएगा, अदरवाइज वो चोरी नहीं होगी। वह कोई दूसरा अपराध हो सकता है लेकिन चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो चोरी की ये है 378 के अंतर्गत परिभाषा दी गई है, 369 में सजा है और 79 में घर में चोरी है, उससे संबंधित प्रावधान है कि कितनी सजा होगी, और 81 में नौकर या लिपिक के द्वारा जो चोरी की जाती है उसके बारे में बताया गया है। और 382 है, उसमें अगर चोरी करते वक्त आपने किसी की मृत्यु कर दी या गंभीर चोट पहुंचा दी, उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो हम चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, इससे चर्चित निर्णय कौन से हैं। तो प्यारेलाल बनाम राजस्थान राज्य से संबंधित एक वाद है जो 2011 के अंतर्गत था। उसमें क्या था कि एक कोई सरकारी नौकरी में था, कोई कर्मचारी, और वो काम करता था, तो उसको अपने जो स्टाफ था उसमें अपने कार्यालय के अंतर्गत उसने किसी बाहर कोई दोस्त था उसका, उसने बोला कि आपके जो ऑफिस है उसकी एक फाइल चाहिए मेरे को, उससे जो मेरे से संबंधित है, आप 2 दिन के लिए दे दीजिए उसे, मैं आपको 2 दिन बाद में लौटा दूंगा। तो ऐसे में वह वस्तु उसकी सहमति से ली गई थी उसकी, लेकिन बेईमानी पूर्ण आशय से ली गई थी। तो ऐसे कोई भी विधि के प्राधिकार द्वारा अगर कोई वस्तु, सरकारी वस्तु को अगर हटाया जाता है, उसका कर्मचारी है, अगर वो दूसरे स्थान पर दिया जाता है जो उस डिपार्टमेंट का ना तो किसी रूप से संबंधित है, तो बाहर पहुंचाना, तो उसका जो उसने अपराध किया है, तो अपराध की श्रेणी में उसका चार्ज उसके ऊपर ही लगेगा जिसने वो फाइल दूसरी जगह पहुंचाई है। तो इसमें भी इसे चोरी माना गया है। बहुत ही फेमस केस है, देखने में आपको लगता है कि सामान्य सी चीज है, इसमें चोरी कहां से हो गई, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन चोरी के पूरे 5 तत्व इसमें गठित होते हैं, इसको चोरी माना गया है। और दूसरा बात है कि KL मेहरा वर्सेस जो राजस्थान राज्य है, तो इसमें भी वह ये वाद काफी चर्चित है, KL मेहरा वर्सेस राजस्थान राज्य। इसमें यह था कि कोई पायलट था हवाई जहाज का, और हवाई जहाज हवाई अड्डे पर खड़ा था, तो वो क्या करता है कि मतलब कि उसको उड़ा के बिना सहमति के, बिना परमिशन लेनी पड़ती है, जब भी उड़ान भरी जाती है तो अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है, कहां से कहां तक रूट होगा, तो पूरी कानूनी प्रक्रियाएं जो डिपार्टमेंट की प्रक्रिया होती हैं वो पूरी करने के बाद में ही वह आदेश दिया जाता है कि उड़ान के लिए तैयार है। तो बिना अनुमति लिए ही उसने क्या किया कि वह हवाई जहाज में उड़ान भर के दूसरी जगह पे ले गया, लेकिन वापस ले आया, लेकिन बिना किसी सहमति के या बिना किसी कोई अथॉरिटी के उसने यह काम कर दिया। तो इसे भी चोरी माना गया कि हवाई जहाज को बिना सहमति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। हो सकता है उसने चोरी के इरादे से ले गई हो, तो इसे चोरी माना गया। तो ऐसे 2 केस हैं, काफी चर्चित हैं। तो चोरी को हम ऊपरी तौर पे समझते हैं कि चोरी ये होती है वो होती है। जब भी अगर हम आगे से देखें तो जो 5 तत्व मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखिए कि एक तो अचल संपत्ति होनी चाहिए, दूसरी चीज बिना सहमति की होनी चाहिए, तीसरी चीज ये बिना मतलब कि कब्जे में, जो स्वामी है उसके वस्तु में उसका कब्जा होना चाहिए। तो जिसका कब्जा है या जिसकी जो संपत्ति है उसकी संपत्ति में उसके कब्जे से वो वस्तु का हटाया जाना। तीसरी चीज उसका बेईमानी का आशय होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इंटेंशन मेरा गुड था, अच्छा था, कि मैं किसी के फायदे के लिए, उसी के फायदे के लिए वो काम कर रहा था, तो मैंने वो वस्तु हटा दी, तो वो वस्तु चोरी नहीं मानी जाएगी।
तो उसका उद्देश्य होना चाहिए। अगर बुरा उद्देश्य है, उसको हानि पहुंचाना है, तो उद्देश्य चोरी के अंतर्गत ही आएगा। तो जो 5 तत्व हैं ये चोरी के गठन करते हैं। सामान्य चोरी की सजा 3 साल है। आपने अगर याद करने के मकसद से आपने पढ़ा होगा कि चोरी की धारा कौन सी है, तो चोरी की धारा है जैसे कि 3 अगर धाराएं कम करते हैं तो 375 आ जाती है बलात्कार की। बलात्कार में 3 और जोड़ दें तो 3 के आगे आ जाती है चोरी की सजा 378 में। 379 में इसकी सजा है और 380 में घर में चोरी है। उसके बाद में लिपिक या फिर सेवक के द्वारा चोरी है। उसके बाद में अगर चोरी करते समय कोई भी मृत्यु या गंभीर चोट कर देता है तो ये होती है। तो ये जो सजा है 378 में 3 साल की सजा, ये सामान्य प्रकार की चोरी के लिए दी गई है। उसके बाद में जो घर में चोरी की जाती है दूसरे प्रकार की चोरी में, उसमें 7 साल की सजा है। और तीसरे प्रकार की चोरी है जो लिपिक या फिर ऐसे समझो किसी सेवक के द्वारा की जाती है, तो उसके अंतर्गत भी 7 साल की सजा दी गई है। उसके बाद में हो जाती है कि अगर चोरी करते वक्त में आपने मृत्यु या गंभीर उपत्ति ऐसे कारित कर दिए तो उसकी सजा अधिकतम 10 साल तक भी हो सकती है। तो तीनों प्रकार की सजाओं में सजा के साथ में सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा और दोनों भी हो सकती है। तो ऐसे अपराध क्या होगा, ये गैर जमानती अपराध है और ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध है। तो चोरी के मुख्य ये हैं। चोरी की परिभाषा, चोरी क्या होती है हमने अच्छे से समझा। जो 5 तत्व आते हैं वो चोरी के अंतर्गत ही आएंगे, उसी को चोरी माना जाएगा। चोरी सिर्फ चल संपत्ति की होती है। चल संपत्ति आपने समझ ली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। अगर ऐसे ही समझो, गांव में कोई उदाहरण है, हम समझ लेते हैं कि किसी की भैंस खोलनी है अगर दूसरे में, अगर हमारे पास में कोई ऐसी चीज है कि ऐसे समझो हमारे पास में चारा है और भैंस को दिखा दिया दूर से कि ये चारा है, तो भैंस अगर आ रही है, अगर उस चारे से हम बुला रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी चोरी में आएगा क्योंकि हमने उत्प्रेरित किया उस चीज को करने के लिए कि ये चीज उससे प्रेरित होके आ जाए। हमने ऐसा काम किया कि वो वस्तु वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो, मतलब कि मूव हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदले, उसका स्वरूप बदले। तो ऐसे प्रेरित करने वाले काम भी चोरी के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा सामान्य उदाहरण हम लेना चाहें कि हम किसी भोजनालय में, किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो उसमें जाते वक्त खाना खा लेते हैं, उसके बाद में बोलते हैं वो कि चेक करने के यार पर्स था लेकिन मैं तो लाया नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा, इसको भी चोरी के अंतर्गत ही रखा जाएगा क्योंकि आपने अगर आपका इंटेंशन था, क्योंकि इंटेंशन तो पहले ही होता है। अगर पैसे देने थे तो आपने पहले ही चेक करना था। तो इसमें स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि आपने उसके साथ में धोखा किया, कि उसको आपका एक तरह से एग्रीमेंट था, क्या वो बैठेगा खाना खिलाएगा और आप उसे पैसे देके जाओगे। अगर पैसे नहीं देते हो तो आपका इंटेंशन पहले से ही क्लियर था कि मुझे पैसे देने ही नहीं है, सिर्फ खाना ही खाना है। तो आपने उसका खाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया, टेबल से लेके अपने पेट में डाला है, तो इसे भी खाने की चोरी ही माना जाएगा। तो इस तरह की और भी कई हैं, जैसे कि रेलवे में अगर आपके पास में टिकट था नहीं, आप ऐसे हाथ पका के बोलोगे कि मेरे पास में टिकट था लेकिन गुम हो गया, तो आपने धोखे में रखा उस टीटी को। लेकिन रेलवे में इसके लिए अलग प्रावधान है, रेलवे अधिनियम में इसके अंतर्गत, लेकिन ये चोरी की एक श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे काम हम जो बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं कि हमारे पास ये नहीं था, लेकिन हमारा तो आधार ये थे कि उसका उद्देश्य ही था कि देना नहीं था एक स्थान से, तो उसका उद्देश्य ये था उसके, तो हमारे जो मानसिक उद्देश्य है उसकी पहले पुष्टि कर ली जाती है कि इसका उद्देश्य होता तो ये करता, पहले हमारे को सूचना देता, इससे सूचना देने के बाद में उसकी सहमति प्राप्त होती है हमें कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। तो ऐसे खूब सारे उदाहरण दैनिक जीवन में हमारे आते ही रहते हैं। तो ऐसे में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये चोरी होगी या नहीं होगी। तो हम ऐसे अगर सामान्य रूप से पता चलेगा तो हम चोरी करने से बचेंगे और दूसरों को भी बता सकते हैं कि ये चोरी है या नहीं, तो जागरूकता आएगी। तो ये थी आज की छोटा सा टॉपिक लिया था। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आप इतना प्यार दे रहे हैं और
एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरुआत किया है, तो उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अपने दोस्तों को दिखाएं और साथ में लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।